तो हम लोग का क्या होगा आज को, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हिंदी में इसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझ में आया? अब इसको समझने से पहले इसका जो परिभाषा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का, फिर से हम लोग एक बार समझेंगे अभाज्य संख्या को और भाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं और भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। या इसको बोला जा सकता है ऐसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड निकले, एक और वो स्वयं। बात समझ में आ गया? लेकिन जो भाज्य संख्या होता है इसका दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। इसका कितना गुणनखंड होना चाहिए, दो से अधिक। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब एक होगा, वो संख्या स्वयं होगा, इसके अलावा कोई एक और संख्या आ जाए तो वो सारा संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, ठीक। या ऐसे बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या को छोड़ के जितना संख्या बचता है सब क्या होता है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अलावा जो संख्या बचता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। लेकिन एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। इसको याद रखना है। पहला या सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। पूरे अभाज्य संख्या में एकमात्र यही एक संख्या है जो सम होगा, इसके अलावा कभी भी अभाज्य संख्या में सम संख्या अब नहीं आने वाला है। यही एकमात्र संख्या होगा 2 जो सम संख्या है, वो भी अभाज्य भी है। बात समझ में आए? तो हम लोग पूछ सकते हैं कि बताओ कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम हो 2। अभाज्य संख्या का शुरुआत 1 से होता है या 2 से, तो 2 से होता है। बात समझ में आ गया? अब दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, 3, इसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, इस तरह करके ये बढ़ने वाला है आगे की ओर, ठीक है। 1 से लेके 50 तक में टोटल जब काउंट करेंगे तो 15 अभाज्य संख्या आएगा, और 1 से जब 100 के अंदर हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल 25 अभाज्य संख्या आएगा। बात समझ में आया इतना बात? तो अभाज्य संख्या ही हमको दिख गया क्या होता है ना। इसका 2 ही फैक्टर होगा, जैसे कि मान लिया जाए 2 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या 2 को जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 को करेंगे तो 1 गुना 3 ही लिख सकते हैं, 4 को कर 4 तो आता ही नहीं है, 5 को करेंगे तो 1 गुना 5 लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ 1 और यहाँ 1, मात्र 2 ही इसका गुणनखंड निकलेगा जो अभाज्य संख्या होता है। इतना बात हम समझा चुके थे, है ना। फिर भी एक बार समझा रहे ताकि तकलीफ ना हो, आगे भूलो नहीं, है ना। चलो इतना तो हो गया। देखो एक बात है कि जितना भी संख्या होता है ना, 1 से डिवाइड होगा दुनिया का हर संख्या। तो 1 को क्यों बोला जाता है क्या पता है, इसका कोई गुणनखंड ही नहीं है, लेकिन 1 को नहीं बोलना चाहिए कि 1 तो सबको डिवाइड करेगा ना। कोई भी दुनिया की संख्या उठा लो 1 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आए? तो अगर 2 है, 1 से डिवाइड होगा तो 1 को छोड़ देते तो 2 किसी के टेबल में नहीं आएगा, केवल 2 के टेबल में आएगा। 3 ले लेते हैं, 3 किसी के पारा में नहीं आएगा, केवल 3 के पारा में आएगा, 3 से डिवाइड होगा। 1 से तो सब होता है ना। लेकिन आते हैं अब हम लोग किसमें, भाज्य संख्या में। 1 को छोड़ के जितना इसके अंदर नहीं दिख रहा सब क्या होता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का पहला जो भाज्य संख्या होगा वो कितना होगा, 4। तो अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो भाज्य संख्या होने वाला है वो होगा 6, इसके बाद 8, ये 8 है, उसके बाद 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 17 ये नहीं लिखे थे हम, लिखे थे 18, 19 नहीं होगा, 20, 21, इस तरह ये भी आगे की ओर बढ़ते रहेगा। बात समझ में आ गया? इसमें जो जो नंबर है वो इसमें नहीं होगा, इसमें जो है वो इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि जो पहला इसका संख्या है ये जो है ये सबसे पहला और सबसे छोटा भाज्य संख्या है, 4।
4 सबसे पहला और सबसे छोटा भाज्य संख्या है, लेकिन ये सम संख्या है। कैसा संख्या है? सम संख्या। देखो ध्यान देना है कि जो सबसे छोटा या सबसे पहला या सबसे छोटा जो भी बोले, सम भाज्य संख्या 4, सम भाज्य संख्या 4, लेकिन ये भाज्य है संख्या सम, ये भी भाज्य संख्या लेकिन सम है, ये भी सम है, लेकिन 9 क्या है? विषम। बात समझ में आए? तो हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होगा? 9 होगा, है ना। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, सबसे छोटा भाज्य विषम संख्या 9 होगा। बात समझ में आ गया? यानी भाज्य संख्या जो होता है ये सम विषम बहुत सारा संख्या आने वाला। देखो ये विषम है, यहां तक तो सम ही था, ये विषम है, ये सम है, ये सम, ये विषम है, इसी तरह जाएगा विषम भी और सम भी। लेकिन अभाज्य संख्या में केवल एक ही सम संख्या, बाकी सब क्या होगा? अभाज्य संख्या में बाकी सब विषम होगा, 2 के अलावा। बात समझ में आ गया? 2 के अलावा कहीं भी सम संख्या नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा विषम संख्या जो अभाज्य हो वो क्या है? बड़ा नहीं, सबसे छोटा 3 होगा, और सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, पहला भी 2 है, इसके अलावा कहीं सम संख्या नहीं आएगा। ये तो बात समझ में आ गया। अब क्या है कि जो भाज्य संख्या होता है हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 4 है, 4 को गुणनखंड में क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसमें 4 का कितना गुणनखंड आ गया? 1 2 3 गुणनखंड आ गया। जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से ज्यादा हो वो हमेशा भाज्य संख्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार अगर हम बात करें 6 का, तो 6 क्या होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 3 दूनी 6, 6 स्वयं से होगा। यानी कितना इसका भी गुणनखंड आ गया? 3 गुणनखंड आया कि नहीं आया? तो ये 6 एक ऐसा संख्या है जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है ना। या हम बोल सकते हैं जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड वो सब क्या होता है? भाज्य संख्या। तो हम इसको अगर यहां से उठा लेते हैं 9 को, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, ये दोनों क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है। अगर हम 15 को उठा लेते हैं तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी हम लोग का जो भाज्य संख्या होता है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखा जा सकता है, और अभाज्य संख्या ही लिखाएगा, भाज्य नहीं आने वाला है, भाज्य नहीं आने वाला है, क्योंकि भाज्य संख्या को जब गुणनखंड में लिखेंगे तो सब अभाज्य आने वाला है। सब क्या आने वाला है? अभाज्य आने वाला है। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग भाज्य संख्या सीख गए, अभाज्य संख्या सीख गए। आज दूसरी बार इसका डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आया? तब हम लोग आते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। सबसे पहले प्रमेय का परिभाषा क्या है? अभी हम यहाँ प्रमेय का परिभाषा देखो लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो प्रमेय 1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से है, किताब में लिखा हुआ है किताब में, वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना। एक बार अच्छे से इसको पहले समझ लेते हैं क्या बोलता है। ये प्रमेय बोला जाता है इस प्रमेय के द्वारा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यहाँ पर ये 2 चीज हम लोग को समझना है। एक तो समझना है भाज्य संख्या और एक समझना है अभाज्य संख्या, जो अभी हम पीछे समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक, अनूठा, मतलब एक ही तरीका है लिखने का। जैसे मान लिया जाए 6 लिखते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। क्या इसको 2 गुना 3 को लिखने का कोई और तरीका है? 2 गुना 3 को लिखने का कोई और तरीका है? एक तरीका है 3 गुना 2, है ना। लेकिन इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। तो हम लोग गुना में या तो 3 गुना 2 लिखे या 2 गुना 3 लिखे, बात बराबर होता है। क्या होता है? बात कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये जो 6 को लिखने का तरीका है, ये मात्र यही तरीका है। इसी को बोलते हैं अद्वितीय। इसी को क्या बोलते हैं? अद्वितीय, जिसका कि कोई और तरीका लिखने का ना हो। जैसे कि मान लिया जाए 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे? 1 गुना 2, और कोई तरीका नहीं है ना। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको 6 गुना 3? नहीं लिख सकते हैं, है ना। 6 गुना 3 को 6 गुना 3 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और गुना में जैसा कि बताएं कि आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ये अद्वितीय कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये क्या बोलता है कि कोई भी एक अभाज्य संख्या हम लोग उठा लेते हैं, कोई भी एक अभाज्य संख्या उठा लेते हैं। मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या 6, ठीक है। अभाज्य संख्या 6, ये 6 लिख दी अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख दिए।
ये दोनों किस संख्या में लिखा गया? अभाज्य संख्या का गुणनफल में लिखा गया, ठीक है। गुणनखंडित या व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ तक हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर बोलता है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना, क्रम का मतलब होता है या तो हम 2 3 लिख दें या तो हम 3 2 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ बोल दिया है क्रम के आने के बिना, है ना। क्रम में आने के बिना मतलब क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्रम से कोई आता जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुना में कोई भी चीज पहले और बाद में हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम 2 गुना 3 लिखे तो भी 6 आएगा, 3 गुना 2 लिखे तो भी क्या आएगा? 6 आएगा। इसीलिए इस प्रमेय में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी क्रम को माइंड से हटा देना है। और अद्वितीय का मतलब है 6 को गुणनखंड में केवल हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी भी तरीका से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यही प्रमेय बोला गया है। बात समझ में आ गया? अब इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग आगे मैथ बनाएंगे। ये प्रमेय हम लोग को यहाँ से यहाँ तक उतार लेना है। 1 2 और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं 20 है ना, तो 20 का जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड में लिखाएगा। जैसे 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो आया क्या? 2 गुना 2 गुना 5। क्रम से कोई मतलब नहीं है। क्रम में अगर यहाँ हम 5 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को समझना। ऐसे लिखें या मान लेते हैं 2 गुना 5 गुना 2 लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, या मान लेते हैं 5 गुना 2 लिख दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है ना। ये प्रमेय यही बताता है कि जो भी हम लोग का भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं और क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। बात पकड़ में आ गया? यहाँ तक कोई भी नंबर उठा लो वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये प्रमेय है, प्रमेय को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इसको याद कर लेना है, इसको नोट करो। हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट था? 4 तक, है ना। हम लोग का क्वेश्चन 5 से होगा आज। चलो, हम लोग जो प्रमेय था उसको इसीलिए समझें कि जो अब जो क्वेश्चन आने वाला है उस प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे, है ना। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n है, n का प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? सबको पता है ना कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? 1 से होता है। तो प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से होता है और अनंत तक जाता है, यानी 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आया? तो दिया हुआ है संख्या 6 का पावर n। क्वेश्चन को पहले समझो, इसका क्वेश्चन का भाषा थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है? क्वेश्चन का भाषा को पहले समझना है। बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। 0 पे समाप्त होने वाली सबसे पहली संख्या किसको पता है? 0 पे समाप्त होने वाली सबसे पहली संख्या 10। 0 पे समाप्त होने वाली सबसे पहली संख्या 10। 0 पे समाप्त होने वाली सबसे पहली संख्या 10। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया कि 6 का पावर n, n क्या है? प्राकृतिक संख्या। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। n का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है? n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अरे ये अनंत तक हो सकता है ना, इनफाइनाइट हो सकता है। तो n का मान कुछ भी रख सकते हैं। n का मान 1 रखे, 6 का पावर 1 6 होता है। n का मान 2 रखेंगे, 6 का पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। n का मान 3 भी रख सकते हैं, 6 का पावर 3 216 होता है। चलते जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन बोला है कि n का किसी भी मान के लिए दुनिया का कोई भी मान बैठा दो और सॉल्व करके देखो क्या अंतिम अंक, लास्ट का अंक 0 आएगा। ये पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है? n का मान कुछ भी बैठा लो और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो अंतिम अंक आएगा क्या वो 0 आएगा? किसी भी मान के लिए हो सकता है, इसके लिए ना आए, इसके लिए ना आए, ये बैठाए नहीं आया, ये बैठाए नहीं आया, ये बैठाए हो सकता है आ जाए, किसी भी मान के लिए, है ना। हो सकता है 10 बैठाए आ जाए, ऐसा चेक करके बताना है। बात समझ में आया? अब अंतिम अंक 0 का तात्पर्य ये 0 होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए लास्ट में 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 6 का मान 1 बैठाएं तो 6 कम 6, 6 का देखते हैं, 6 का मान हम 2 बैठाएं, 6 का पावर 2, 6 का मान नहीं, n का मान 2 बैठाएं तो 36 आया। बोलो अंतिम अंक 0 आया क्या? नहीं। कितना आया? 6 आया। अच्छा 6 का मान 3 बैठाते हैं 216, क्या 0 आया क्या? नहीं। 0 पे समाप्त हुआ क्या? नहीं। किस पे समाप्त हुआ? 6 पे समाप्त हुआ। ऐसे चेक करके बताना है कि n का किसी भी मान के लिए का क्या कभी 0 पे समाप्त होगा, यही क्वेश्चन है। बात समझ में आया? तो अब हम लोग को समझना है कि 0 पे समाप्त होने वाला सबसे पहला संख्या क्या है? 10। 1 से लेके 9 तक
जीरो नहीं होता है। पहला संख्या 10 है जो जीरो पे समाप्त हो जाएगा, फिर 11 लिखो, नहीं होगा, 12 नहीं होगा, कौन होगा, 20, कौन होगा, 20। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ध्यान देने वाली बात है कि जब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। बात समझ में आया। जब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो 2 गुना 5, या थ्योरम के अनुसार 5 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं ना। थ्योरम क्या बोलता है, क्रम का ध्यान नहीं रखना है तो 5 गुना 2 लिखो चाहे 2 गुना 5 लिखो, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है ना। यानी पहला जीरो पर समाप्त होने वाली जो संख्या है इसका फैक्टर क्या आया, 2 और 5 है ना। इससे पहले तो कोई संख्या नहीं है जो जीरो पे समाप्त होगा, यानी जीरो पे समाप्त होने के लिए कम से कम 1, 2 और 1 5 चाहिए कि नहीं चाहिए, तब ना 5 दूनी 10 होगा। जीरो पे समाप्त होने के लिए कम से कम 1, 2 और 1 5 चाहिए कि नहीं चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए। 1, 2 और 1 5 हर हाल में चाहिए, तभी वो संख्या जीरो पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा संख्या जो जीरो पर समाप्त हो 20 होता है, क्या होता है, 20 होता है। 20 का भी फैक्टर कर लो, 2 गुना 5 हुआ, कम से कम 1, 2 और 1 5 चाहिए कि नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जीरो लाने के लिए कम से कम 1, 2, 1 5 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रहा है, हमको ज्यादा से कोई मतलब नहीं, ज्यादा तो बहुत हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लिया जाए 40 लिख दें, क्या लिख दें, 40, 40 का फैक्टर जीरो पर समाप्त हुआ है ना, 40 का फैक्टर 2, 2, 2, 5 इतना आएगा। तो देखो 1, 5, 1, 2 कम से कम आना चाहिए, बाकी 2 जितना आ जाए ना क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा। हमको शून्य पे समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, 1, 2 और 1 5 होना ही चाहिए। केवल 2 होगा 5 नहीं होगा तो क्या हो सकता है जीरो पे समाप्त, कभी नहीं। केवल 5 है 2 नहीं है, क्या जीरो पे कभी समाप्त हो सकता है, नहीं। जैसे मान लिया जाए 3 और 5 है, देखो 5 तो है लेकिन क्या इसमें 2 है, नहीं, ये जीरो पे समाप्त ही नहीं होगा, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। पकड़ में आया बात, है ना। देखो जैसे मान लो 2 ले लिए, 3 है ना, 2 तो है, क्या 5 है इसमें, नहीं है ना 5, तो क्या ये जीरो पे समाप्त होगा, नहीं होगा। 6 आ गया, कहाँ जीरो पे समाप्त होगा। बात पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा था क्या बोले, तो क्या समझ में आया कि जीरो पे समाप्त होने के लिए कम से कम 1, 2 और 1 5 का होना जरूरी है, यानी गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 है 5 है 3 है, 3 आने दो ना, क्या दिक्कत पड़ता है, 3 से क्या मतलब है हमको 1, 2, 1 5 होने से ही जीरो पे समाप्त हो जाएगा। यानी किसी का भी गुणनखंड करने पर जब 2 और 5 आ जाए तो वो जीरो पे समाप्त होगा, नहीं तो जीरो पे समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो इसको समझते हैं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा वो समझते हैं। तो सबसे पहले 6 का पावर n रहने दो, n कुछ भी बैठा दो, दुनिया का कोई भी नंबर बैठा दो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3। जब 6 का गुणनखंड किए 2 गुना 3 आया, पावर में क्या है, n है। क्या 6 के गुणनखंड में 2 और 5 है, नहीं है, तो क्या कभी भी ये जीरो पे समाप्त होगा, नहीं होगा। सिंपल सा बात है। बात रहा n का मान कुछ भी बैठा दो, ये तो कभी भी नहीं बदलने वाला है, ये 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 5 नहीं बन जाएगा, है ना। 2 तो चाहिए, चलो 2 तो आ गया, क्योंकि ये आधारभूत प्रमेय बोलता है कि 2 तो चाहिए, है ना, लेकिन 5 भी तो चाहिए, 5 कहाँ है, 3 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 भी हो जाए, 5 भी हो जाए। जैसे मान लो 30 है, 30 का गुणनखंड देखो ध्यान समझो, 2, 3, 5 होता है कि नहीं होता है। तो देखो 2 है 5 भी है, तो जीरो पर समाप्त हुआ है, गुना करके। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, अच्छा बात है, लेकिन ये शून्य पे ही समाप्त होगा। लेकिन 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर एब्सेंट है, यानी नहीं है, तो ये कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। तो क्या हम लोग का आंसर इसका होगा जीरो पे समाप्त, हाँ हो रहा है, नहीं होगा। बात पकड़ में आए, चेक करने का तरीका बता दिए। अब हमको बताओ 4 का पावर n क्या कभी जीरो पे, n के किसी भी मान के लिए जीरो पे समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 को जब करेंगे तो 2 गुना 2 ही आ रहा है, 2 2 बार आया, पावर में कुछ भी रख लो, इसको गुना कर दिए, 2 का पावर 2 n, यहाँ तो 2 ही बचा ना, 5 कहाँ से आया, तो ये भी कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन तो यही बोला था कि बताइए या दिखाइए कि 6 का पावर n
n एक प्राकृतिक संख्या है, n के किसी भी मान के लिए क्या ये 0 पे समाप्त होगा? तो आंसर क्या होगा? नहीं। बात समझ में आया? तो इसको लिखने का तरीका होना चाहिए ना कुछ, तो इसको लिखेंगे किस तरह वो समझते हैं, ये हम लोग खाली समझें। अब इसको लिखना भी पड़ता है अपनी भाषा में, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? अपनी भाषा में इसको लिखने बोला है ना। हम लोग तो समझे कि करना क्या होता है। देखो 6 का पावर n है, हम इसको लिखेंगे 2 गुना 3 का पावर n। इसको अलग अलग भी करके लिखा जा सकता है, 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि अपने अपने तरीका से सबको लिखना है, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है, लेकिन 6 का पावर n में n के किसी भी मान के लिए, है ना, 2 गुना 5 का होना जरूरी है। यही ना बताएं, 2 गुना 5 का होना जरूरी है। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 2 गुना 5 नहीं आया है, ये अपना अपना तरीका से समझ के लिखना है। हम जो लिख दिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, जिसको जो समझ में आया है वही लिख देना है ना। कि हम लोग क्या समझे थे कि जब कभी भी कोई नंबर का पावर कुछ भी दे दे, अगर इसको 0 पे समाप्त करना हो तो इसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 का एक जोड़ा बनना ही चाहिए, एक पेयर बनना ही चाहिए, है ना। तो वही लिखें, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है, लेकिन 6 का पावर n में n के किसी भी मान, ये मान है, किसी भी मान के लिए 2 गुना 5 का होना जरूरी है ना। 6 के गुणनखंड में ये होना जरूरी है, इसीलिए इतना, क्या बोला, हाँ, इतना संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतना ही लिखना है कि संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसका पीछे का कारण यही है जो यहाँ समझाया गया है कि 1 2 1 5 का होना जरूरी है। बात समझ में आ गया? अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तब तो कुछ करना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, केवल देख के बता देंगे ये समाप्त होगा कि नहीं होगा। हमको पावर से कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है। बात समझ में आया? चलो इसको नोट करो, बस लिखना अपना अपना तरीका से है, बस समझाने का काम क्लियर हो गया है कि 0 कब आएगा। 1 2 1 5 पे 1 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ में फिर 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ में फिर 5, ये भाज्य संख्या है तो क्यों है? अच्छा, भाज्य संख्या तो समझा दिए क्यों है। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक क्या हो, 2 नहीं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। चेक करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले दिया हुआ है 7, फिर गुना में क्या दिया हुआ है? 11, फिर गुना में क्या दिया हुआ है? 13, फिर गुना में नहीं दिया हुआ है बल्कि जोड़ में दिया हुआ है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन दिया है बगल में और लिख के संख्या, उसको बाद में देखेंगे। पहले ये वाला चेक करते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं, ये चेक करने बोला है। ठीक है, जब कभी भी बीच में कहीं जोड़ या घटाव हो जाए ना तो कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। अगर सब गुना में रहेगा तो कॉमन नहीं लिया जाता है। जब सारा संख्या गुना में लिखा हो तो कॉमन लेने का प्रयास मत करना, कॉमन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये सारा गुना में है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके पहले जोड़ का चिन्ह है, यानी इस नंबर में और इस पूरा नंबर में कुछ तो कॉमन है जो लेंगे। वो कॉमन क्या है? 13। क्या कॉमन है? 13। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 7, यहाँ से क्या बचेगा? 11, यहाँ जोड़ आ गया, यहाँ 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 1 बचा। बात समझ में आया? 13 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब ये है 13,
अब इसको इससे गुना करो, 11 सत्ते कितना होता है 77 और जोड़ में क्या बचा 1, 13 और इसको जोड़ दो कितना होगा 78। हम लिख सकते हैं 78 को 13 छक 78, 13 गुना 6, ठीक है। अच्छा गुना में एक भी तो है, गुना में एक भी है, इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसको भी तो तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना 3। इस 6 को अगर लिखना चाहें तो 13 13, इस 6 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 3, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन इतना लिखने का हमको जरूरत क्या है, क्योंकि हमको 2 से ज्यादा गुणनखंड तो मिल ही गया ना। देखो कैसे मिल गया, एक गुणनखंड 13 आया और दूसरा क्या आ गया 6 आ गया और तीसरा क्या 1 है, 1 तो सबका ना आता है। तो बताओ 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को जो है वो 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल गया, एक 1 मिल जाएगा, एक 13 मिल जाएगा और एक 6 मिल जाएगा। तो 3 गुणनखंड जिसका आ जाए वो क्या होता है भाज्य संख्या होता है ना। अतः यह क्या है भाज्य संख्या, यही लिखना है। तो क्यों है, कारण लिखना है, कारण लिखना है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। बस ये याद नहीं रखना है, जो समझ में आ रहा है कि 2 से ज्यादा वही एग्जाम में लिख के आना है। बात समझ में आ गया, क्योंकि 2 से ज्यादा इसमें आ रहा, 3 को आ जा रहा और 3 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 3 है ना। यानी ये जो पूरा नंबर है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया। तो 2 से तो ज्यादा ही है ना, इसीलिए भाज्य संख्या है, इसीलिए पहले भाज्य संख्या को समझना जरूरी था। क्लियर है। चलो इसमें एक और क्वेश्चन दिया है उसको बनाते हैं, और वाला एक क्वेश्चन दिया है इसी में, इसको भी चेक करना है। 7 6 5 4 3 2 1 जोड़ 5, इसको भी चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। कॉमन क्या है 5, क्योंकि प्लस है तो कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन सब गुना में है तो नहीं आता, इसके साथ प्लस में एक नंबर है तो इसमें और इस पूरा में एक कॉमन आएगा 5 कॉमन ले लें तो बचा क्या 7 बचा, 6 बचा, ये 4 बचा क्योंकि 5 तो कॉमन में है, इसके बाद 3 बचा, 2 1 और ये प्लस में 1, सबको गुना करेंगे, सबको गुना करना है। 7 6 42, ठीक है, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 और 42 को गुना करते हैं साइड में, 24 और 42 को, ठीक है। देखो 7 6 42, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 कम 24, इसको गुना कर दिए, 4 2 4 8, 4 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 8 6 4 10, 9 और 1 10, यानी आएगा कितना, ये आ गया इतना। अब प्लस में कितना बचा है 1 5, इसको इससे हम लोग कर देंगे जोड़, 1 0 0 9 आया ना। देखो इसके साथ गुना में तो 1 है तो 3 को गुणनखंड आया कि नहीं आया, एक गुणनखंड है, एक 5 है, एक इतना है, इसका फैक्टर करने का जरूरत नहीं है ना। क्यों हम लोग दिमाग लगाए, 3 को तो हमको मिल गया ना। जब कभी भी एक और स्वयं के अलावा कुछ आ जाए तो वो भाज्य संख्या होता है, तो इसमें भी हम लोग को यही लिखना है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसमें भी यही लिखना है ना। लिख देते हैं, चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, क्यों, कारण तो यही है ना। चलो ये हो गया, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, एक आखिरी क्वेश्चन बताएंगे, छुट्टी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7 है ना। 7 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीज को पहले समझना है एकदम अच्छे से, ठीक है। देखो समझते हैं, सबसे पहले बताना है सबको, है ना। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से 2 व्यक्ति रेस लगा रहा है, क्या लगा रहा है रेस, ठीक है। और ये ट्रैक बना हुआ है, सीधा या राउंड जैसा भी है ट्रैक बना हुआ है, ठीक। हमको बताना, यहीं से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है एक ही टाइम, है ना, चलना दौड़ना। अब मान लेते हैं एक है सोनिया, एक है रवि, एक है सोनिया और एक है रवि। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों एक ही टाइम एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है। दोनों सोनिया जो है वो सब 1 मिनट पे हम काउंट करते हैं, मान लेते हैं कितने मिनट पे, 1 मिनट पे काउंट करते हैं। या 1 मिनट में सोनिया जो है 2 मीटर जाती है और रवि जो है 1 ही मिनट में 3 मीटर का दूरी तय करता है। कितना मिनट का, कितना मीटर का, 3 मीटर का। बात को समझना, दोनों स्टार्ट यहीं से किया था दौड़ना, ये दौड़ के यहां तक पहुंची 1 मिनट लगा, रवि दौड़ के यहां तक पहुंचा 1 ही मिनट लगा, लेकिन रवि के द्वारा तय किया गया जो दूरी है वो कितना मीटर है, 3 मीटर। लेकिन सोनिया के द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो कितना है, 2 मीटर। ठीक, अब ये तो यहां पहुंची है और ये तो बेचारा यहां पहुंच गया, आगे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब ये यहां से जब जाएगा तो एक अगला 1 मिनट में कितना मीटर चला जाएगा, 3 मीटर। और ये आगे यहां से जाएगी 2 ही मीटर, फिर तो ये 4 मीटर होगा टोटल, यहां से होगा कि नहीं होगा। इस तरह ये कर करके इसका 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये जब सीधा जाते जाएगा आगे की ओर तो कहीं भी मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसी चीज को हम अगर ऐसे सीधा ना भेज के ऐसे राउंड कर दें, क्या कर दे, ऐसे राउंड, क्या कर दे, राउंड। बात समझ में आए। तो ये दोनों जब ऐसे करके राउंड राउंड घूरेगा तो कहीं ना कहीं ये रवि बहुत आगे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, क्योंकि हर मिनट वो कितना मीटर जा रहा है, 3 मीटर। सोनिया हर मिनट कितना मीटर जा रही है, 2 मीटर। सोनिया हर मिनट हर मिनट 1 मीटर पीछे है, रवि सोनिया से हर मिनट 1 मीटर क्या है, आगे है। तो वो जाएगा, रवि आगे निकल के जाएगा, सोनिया कहीं पीछे रहेगी, फिर रवि इस तरह जाएगा, सोनिया यहाँ आएगी, फिर रवि एकदम आगे जाएगा, सोनिया यहाँ रहेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि कोई बिंदु पे दोनों मिल जाएगा, है ना। रवि का ज्यादा राउंड हो गया, सोनिया का कम राउंड हो गया, लेकिन मिलेगा तो जरूर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ये रवि पीछे से आके मिल जाएगा सोनिया के पास, मिलेगा। तो बताओ, जो मिलने का टाइम होता है ना, या मिलने का जो डिस्टेंस होता है हमेशा एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। अब बात कैसे है कि एलसीएम होता है, समझो एलसीएम क्यों होता है। जैसे कि मान लो इसका 2 मीटर है और इसका 3 मीटर है, या मिनट कुछ भी है ना। देखो 2 गया, 4 गया, 6 गया, फिर 3 गया, 6 गया, क्या मिला, 6 6 पे, है ना। ये जो 6 है वो क्या है, 3 और 2 का एलसीएम है। यानी जब कभी भी इस तरह का सवाल पूछ ले तो हमेशा दिमाग में सेट करना है कि हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। बस इस क्वेश्चन में एलसीएम ही क्यों निकलेगा, एचसीएफ क्यों नहीं निकलेगा, ये समझने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिए हैं कि एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो समझ में ना आए कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा कि गुना करके क्या आएगा आंसर। बात समझ में आए। तो हम लोग अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे कि एलसीएम आएगा कि एचसीएफ आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन क्या बोला है, और इस क्वेश्चन में एलसीएम ही निकलेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर है, इस तरह करके है। ठीक है, इसको हम देखो यहाँ मिटाते हैं और एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे, है ना। एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। वृत्ताकार पथ का मतलब एकदम सर्कुलर, ठीक, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस पूरे मैदान का एक राउंड मारने में सोनिया को कितना समय लगता है, तो 18 मिनट। मान लेते हैं एस से सोनिया 18 मिनट। ठीक है, एक राउंड मारने में, एक राउंड पे घूमने। ठीक, फिर बोला गया है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन रवि को कितना लगता है टाइम, 12 मिनट। अच्छा, ऐसा क्यों है, जितना तेजी से दौड़ेगा उसको समय उतना कम न लगेगा। तो रवि को एक ही राउंड मारने में 12 मिनट का समय लगा, सोनिया को इसी का एक राउंड मारने में 18 मिनट का समय लगा। यानी इसको समय कम लगा, इसको ज्यादा, क्योंकि इस रवि का दौड़ने का जो चाल है वो सोनिया से ज्यादा होगा। बात समझ में आया, है ना। रवि सोनिया से स्पीड दौड़ता होगा, इसलिए इसको कम समय लगा। यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन में ही बोला है। आगे बोलता है क्वेश्चन में, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में। दोनों एक ही समय एक ही स्थान, मान लेते हैं ये पॉइंट से दोनों
एक ही समय एक ही स्थान पे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है, यानी मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में दोनों दौड़ना शुरू किया, इसी डायरेक्शन, एक ही समय एक ही पॉइंट से और एक ही दिशा में। बात समझ में आया? तो जब यहाँ पर ये लोग स्टार्ट किया होगा तो कुछ तो समय रहा होगा, टाइम तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है ना, तो कुछ तो समय रहा होगा। यहाँ से सोनिया भी दौड़ना शुरू की और रवि भी दौड़ना शुरू किया। तो बताओ सोनिया को 18 मिनट का समय लगेगा और रवि को 12 मिनट का समय लगेगा, यानी रवि जब एक राउंड मार के वापस यहाँ आ जाएगा तो सोनिया कहीं पीछे ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो बताया जा रहा है कि इस तरह करके कितना समय लगेगा दोनों को एक ही पॉइंट पे वापस फिर से मिलने पर, वापस फिर से मिलने पर। ये लोग इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था चलना, तो जब घूर घूर के आएगा तो दोबारा कितना समय बाद दोनों फिर से इसी पॉइंट पे आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इन दोनों का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। एलसीएम वो कॉमन टाइम है जो फिर से दोबारा इसी पॉइंट पे दोनों को क्या करेगा? मिला देगा। इसी पॉइंट पे बोला है आगे, है ना, कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान का मतलब इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि अगर ये 12 मिनट में एक राउंड मार लेता है तो इसको 12 मिनट में पीछे नहीं होगी, है ना, फिर इसको यहाँ से और 6 मिनट लगेगा आने में, क्योंकि टोटल 18 मिनट लगा है सोनिया को, है ना, तो फिर 6 मिनट में ये तो आधा और भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं? इस तरह करके हम लोग को कितना राउंड होगा, राउंड नहीं पूछा है, वो पूछा है कितना समय लगेगा दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पर। ठीक है, तो बनाएंगे किस तरह इसको? देखो यहाँ सबसे पहले लिखना है सोनिया, है ना, देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, इसीलिए प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या निकलेगा? एलसीएम इसका 18 का और 12 का। ठीक है, इसीलिए प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय लिख सकते हैं, यहाँ पुनः भी लिख सकते हैं। पुनः मिलने का समय क्या लगेगा? दोनों का एलसीएम, दोनों का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। ठीक है, बराबर। तो बताओ इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकलता कैसे है? निकाल लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है 2, 3 और 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है 2, 2 और क्या यही आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? है ना, देखो एलसीएम निकालना है, इसीलिए एलसीएम बराबर 18 और 12। एलसीएम क्या होता है? जो मिलता है वो लिखते ही है, जो मिलता है वो लिखते ही है, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, यानी सारा आ जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कितना है? 36 मिनट, 36 मिनट। बस इस तरह एग्जाम में बना देना।